ऑलराइट जी। सो आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, देयर आर सर्टेन बेसिस ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड, नेमली नंबर वन, enforceability, हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग इन्फोर्स्ड, उसके बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को कैटेगराइज आप करते हो। देन फॉर्मेशन, द वे द कॉन्ट्रैक्ट्स वर फॉर्म, उनको फॉर्म किस तरीके से आपने किया उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। पढ़ेंगे हम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर परफॉर्मेंस, द वे दे हैव बीन परफॉर्म्ड, आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर कितने तरीके से क्लासिफाई होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको हम पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कितनी पार्टीज या क्या क्या पार्टीज हैव एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उनके बेसिस के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्लासिफाई हो जाते हैं। डिस्कस करेंगे ये डिटेल में सारा, एक एक के ऊपर जितने टाइप्स इसमें क्लासिफाई होंगे सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कहां पे, इनफोर्सिबिलिटी। ठीक, अब इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर याद रखिएगा जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इनफोर्सेबल्स होते। बड़ा बेहतरीन जवाब है मेरे पास। चले, तो इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर जो पहला टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और हर एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्सेबल कर सको आप बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। याद रखिएगा किसी भी एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी कहां से आती है, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि अगर जितने भी हमारे एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो एसेंशियल्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं वो सारे के सारे अगर मौजूद हैं किसी एग्रीमेंट में तो इन्फोर्सिबिलिटी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था तो क्या ये इन्फोर्सेबल होगा, जज साहब बोलेंगे नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो याद रखें इन्फोर्सिबिलिटी हमेशा क्रिएट होती है कहां से, सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 में जितने भी एसेंशियल्स गिवन हैं अगर वो सारे के सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। ठीक है, क्या है, एन एग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल व्हेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हम, लीगल रिलेशनशिप का होना, उसके बाद कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, पार्टीज की कैपेसिटी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू हो सके, माइनर ना हो, जिस तरीके से अनसाउंड माइंड ना हो। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन हो, लॉफुल कंसिडरेशन का अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि वो एग्रीमेंट जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो वाइडेबल कहलाता है। ठीक, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सेक्शन 24 से लेके 30 तक हम पढ़ चुके, ये वो वाले एग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने खुद ही वॉइड करार दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्टेन हो, सर्टेनिटी हो परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, सेक्शन 56 हम पढ़ चुके हैं, और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो। जहां पर ये सारे एसेंशियल्स अवेलेबल होंगे किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल हो लॉ से, और वही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है, वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है लॉ में जो
जिसमें जितने भी हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 वो अवेलेबल हैं। ठीक, अब आ जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या है। इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पार्टीज आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल बाइंडिंग है आपके ऊपर के आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। मिसाल के तौर पे मिसाल हमारी चलती आ रही है पहली क्लास से 125 बाइक 2015 का मॉडल 70,000 रुपए की 50,000 किलोमीटर चली हुई लाल कलर की। ठीक है, तो अब अगर आपने किसी पार्टी को ऑफर किया उसने एक्सेप्ट किया तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपने लीगली बाउंडिंग होगी आपके ऊपर कि आप कंसीडरेशन उससे लें 70,000 रुपए और उसके बाइक उसके हैंड ओवर कर दें। ठीक है, इफ वन पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा नहीं अब तो मैं नहीं दे रहा, मैं प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, मुझे लगता है कि 2 महीने के बाद ये बाइक में 1 लाख रुपए की बेच सकता हूं, तो उसने कहा कि नहीं हो सकता बेटा, ये ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की, जो ऑफर तुमने दी थी मैंने एक्सेप्ट कर ली, प्रॉमिस हो गया, अब इसी कंसीडरेशन पे तुम्हें देनी पड़ेगी। ब्रीच करोगे तो इसको मैं इन्फोर्स करवाऊंगा कहां से, कोर्ट में जाके। और सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगी इस एग्रीमेंट में कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्या जितने भी सेक्शन 10 में एसेंशियल दिए गए हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के उनके ऊपर ये पूरा उतरता है नहीं उतरता। ठीक, एग्जांपल देख लें, if A agrees to sell a car to B, if it fulfills all the essentials of contract, it is a valid contract। सारे essentials अवेलेबल होंगे तो valid contract होगा, और valid contract में पार्टी कोई भी ब्रीच करेगी तो उस ब्रीच को इन्फोर्स करवाया जाएगा कोर्ट के थ्रू। कहानी खत्म। इस किस्म के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इन्फोर्स करवा सको वो सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उनके लिए जरूरी है कि जितने भी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अवेलेबल हों। दूसरा, इन्फोर्सिबिलिटी बेसिस के ऊपर आप जो क्लासिफाई करते हो कॉन्ट्रैक्ट्स को, दूसरा नंबर इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वाइड वर्ड का मीनिंग जो है, मीनिंग उसका यह है नॉट बाइंडिंग। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड का मतलब होता है नॉट बाइंडिंग। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो सकता। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन के लिए मुझसे कोई पूछे कि भाई मुझे आप डेफिनेशन बताओ वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मैं बोलूंगा मुझे क्या पता, चल के लॉ से पूछते हैं, तो मैं चला जाऊंगा कहां पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के जे के पास, और जो मुझे बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब इन्फोर्सेबल ना हो, जुमला यूज कर रहा हूं अब इन्फोर्सेबल, यानी कि पिछले जमानों में वो किसी वक्तों में इन्फोर्सेबल रहा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कैसे, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये हुआ होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, अगर परफॉर्म नहीं हो सकता तो वॉइड है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देते हैं, यानी कि एट द टाइम दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वॉइड। बाद में क्लियरली डेफिनेशन ये क्या कहता है हमसे, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। सीजेस बाद में बना, अब इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक, क्या सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड, किसकी वजह से, व्हेन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अकर, कुछ सर्कमस्टांसेस के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है। कैसे, सबसे पहले इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 56 हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर इनटू हो गए लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आप अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। जब परफॉर्म नहीं कर सकते तो एनफोर्स वो नहीं हो सकता। क्यों, वो जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी वाज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस।
जैसे कि A agrees to sell house to B, after 2 days house burnt, ठीक है। और क्या हुआ कि ए ने एग्री किया कि भाई मैं तुम्हें अपना घर सेल कर दूंगा या बाइक सेल कर दूंगा, बाइक चोरी हो गई, ट्रांसफर नहीं हो सकती ना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अब जब मिलेगी तो फिर देखेंगे, ना भी मिल सकती, नहीं भी मिल सकती, या घर आपका घर आपका जल गया, जला हुआ घर ट्रांसफर नहीं हो सकता, पोजीशन उसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी सर्कमस्टांसेस के बेसिस के ऊपर परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, घर जो है वो किसी जल्जले की वजह से गिर गया। आगे चलें, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अभी बहुत सारे फ्लड्स आए हैं कंट्री में, जो वीट के क्रॉप्स हैं वो 50% से इफेक्ट होंगे इस साल, यानी कि जो नॉर्मल प्रोड्यूस है पाकिस्तान का, वीट का नॉर्मल प्रोड्यूस है, उससे 50% वीट का प्रोड्यूस कम होगा इस मरतबा। तो हमें ये अंदाजा है, हम ये फोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वीट के शॉर्टेजेस आएंगे, और वीट हमें यह भी लगता है कि वीट स्मगल होगी, डिमांड की वजह से, ज्यादा डिमांड की वजह से पाकिस्तान से वीट स्मगल होने के चांसेस हैं। तो अगर पाकिस्तान में सप्लाई कम हो गई वीट की तो यहां पर आटे का बहरान आ सकता है, प्राइसेस हाइक कर जाएंगी, डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम होगी, ऑफ कोर्स प्राइसेस शूट अप करेंगी। तो इस चीज को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम आज से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में जो वीट का ट्रेड है उसको बैन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में वीट का ट्रेड है वो बैन है, और गवर्नमेंट ने देखा था कि फूड की शॉर्टेजेस आ सकती हैं, तो हम उस चीज को कर्टेल करने के लिए, बचाने के लिए, खुद को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, लोगों को और आटे की शॉर्टेजेस को बचाने के लिए बैन कर देते हैं। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब इस सिलसिले में क्या होगा, परफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। अब अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया तो ये इलीगैलिटी में आ जाएगा, ठीक है, ये परफॉर्मेंस इलीगल कहलाएगी और कोर्ट से सजा हो सकती है, जेल जा सकते हो। और उस नोटिफिकेशन में सरकार ने यह भी लिख दिया कि अगर 2 इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया ये ट्रेड करते हुए तो उनको 6 महीने की सजा हो सकती है और वीट भी जब्त की जाएगी, ठीक है, 6 महीने की सजा, और जो वीट ट्रेड हो रही थी वो भी जो है वो हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए एग्रीज टू सेल 100 bags of wheat to B, before delivery the government bans private trade in wheat, the contract becomes void, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, now due to that ban it ceased to be enforced, यही तो डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, ड्यू टू बैन इट सीज्ड टू बी इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या था, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, अगर उसको परफॉर्म किया तो इलीगल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 23 तक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर हमने फ्री कंसेंट को पढ़ा था, ठीक है, फ्री कंसेंट को हमने पढ़ा था। अब सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें कोरिजन है, फ्रॉड है, अनडू इन्फ्लुएंस है और मिस रिप्रेजेंटेशन है, किसी तरीके से
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थ्रू हो गया, सेक्शन 18 तक ये चीजें गिवन है, लेकिन 19 क्या करता है? सेक्शन 19 ये बताता है कि अगर ये प्रूव हो गया, अगर ये प्रूव हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वाज कॉज्ड मे बी ड्यू टू कोरिजन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है, इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, इस किस्म का जो एग्रीमेंट है वो वाइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। अब क्या हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के थ्रू जहाज से फेंकने की कोशिश कर रहे थे उसको, और कहा कि तुम हमें बाइक सेल कर दो वरना तुम्हें जहाज से फेंक देंगे। ठीक है, अब कोरस करके आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए और उसने बाद में आके कोर्ट में सू कर दिया और कहा कि भाई मुझे तो कोरस किया गया था और मेरी जो विल थी वो, मेरा जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था, मेरी विल को डोमिनेट किया गया था। उसने प्रूव कर दिया, जज साहब ने मान लिया, सर्कमस्टांसेस ने ये प्रूव कर दिया, एविडेंस के थ्रू उसने प्रूव कर दिया ये। अब जज साहब उससे पूछेंगे कि भाई क्या अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं? उसने कहा कि नहीं परफॉर्म करना चाहता, तो उसने क्या किया, रिजेक्शन के ऑप्शन को ऑप्ट किया, मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट शैल सीज टू बी इनफोर्सेबल। जब वो सीज टू बी इनफोर्सेबल हुआ तो वाइड हो गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी इस बाइक से जान छुड़ाना चाह रहा था, ये मुझसे ऐसे ही मांग लेते तो मैं दे देता, इन्होंने तो खामखा मुझे कोयरस किया, अनडू इन्फ्लुएंस करवाने की कोशिश की या मिस रिप्रेजेंट किया, तो ठीक है ले लें बाइक, मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा। अब जब उसने दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट वाज एग्रीड अपॉन इनिशियली, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और अब उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। ये हुआ कि सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर आपका जो कंसेंट था इट वाज कॉज्ड, ठीक है, और कॉज्ड किसके थ्रू होता है, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, तो आप चले गए जज साहब के पास, जज साहब मेरी विल जो थी वो डोमिनेट हुई थी, किससे, इस धमकी से कि मुझे दरिया में फेंक दिया जाएगा, समंदर में फेंक दिया जाएगा, तो डर के मारे में, ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ, जज बोलेगा तुम्हारे ऊपर है, प्रूव करो भाई, कैसे एविडेंस पेश करेगा, और ये प्रूव हो गया कि भाई हाँ इसकी विल को डोमिनेट किया गया था, इसका कंसेंट जो था वो फ्री नहीं था, इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया गया था। ठीक, अब इसको ऑप्शन होगा, सेक्शन 19 उसको ऑप्शन देता है कि भाई क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं, और तुमने कहा नहीं। जिस टाइम पे तुमने ये रिजेक्ट कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, उस टाइम पे वो वॉइड हो जाएगा, shall cease to be enforced। और अगर तुमने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ बाइक दे दूंगा मैं इसको, मैं, तो फिर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, तुम्हारे मानने या ना मानने में बाद में फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरी विल फ्री नहीं थी तो अब मैं नहीं कर रहा, नहीं, आपने वो हक छोड़ दिया। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद वाइड एग्रीमेंट्स, वाइड एग्रीमेंट्स अगेन वही एग्रीमेंट्स होते हैं जो इनफोर्सेबल नहीं होंगे, उसमें कोई ना कोई एसेंशियल जो है वो मिसिंग होगा, कोई ना कोई एसेंशियल उसमें मिसिंग होगा। ठीक है,
अब अगेन डेफिनेशन इसकी क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, सिंपल। ठीक, उसके बाद वाइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफकोर्स जब एग्रीमेंट वाइड ही हुआ तो लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं होगी। ठीक है, इन अ वाइड एग्रीमेंट द पार्टीज हु हैज रिसीव, इसके ऊपर ज्यादा इतना मैं टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि इसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीटेशन इसकी आई थिंक विल बी ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन में क्या, in a wide agreement the parties has to receive had if party who have received any advantage is bound to restore to the party from which he has received it। अगर आपने वाइड एग्रीमेंट में कोई बेनिफिट ले लिया है तो वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, मीनिंग देयर बाय रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक हुआ? चले, उसके बाद आ जाते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन सेक्शन 2I ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पूछेंगे कि भाई वाइडेबल एग्रीमेंट्स किसको कहते हो। वाइडेबल एग्रीमेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि वाइड एग्रीमेंट्स क्या थे? ऐसे एग्रीमेंट्स जो विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, यानी कि पहले वो इन्फोर्सेबल थे। अब वाइडेबल एग्रीमेंट्स भी ऐसे ही एग्रीमेंट्स होंगे जिनको वाइड किया जा सकता है, जो कि वाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले अभी वो बाइंडिंग हैं, अभी वो बाइंडिंग हैं, लेकिन वो वाइड करार दिए जा सकते हैं। ठीक हुआ? कैसे? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन। जिस बंदे ने धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर लिया था किसी को, वो कहता है कि एनफोर्स होगा। ठीक है, वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर्स इज वाइडेबल। ठीक है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा फर्दर एलॉबरेट करते हैं, हम समझ लेंगे, हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। अभी थोड़ा सा सिर्फ रिपीट करूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ वन or more of the parties to the contract is obtained through section 15 to 18। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि ऑप्शन देता है लॉ आपको कि आप इसको इन्फोर्स करना चाहते हो, आपने बोला नहीं तो वाइड हो जाएगा, उसको फिर इन्फोर्स कोई नहीं करवा सकता। लेकिन आपने कहा हाँ अब ये वाइडेबल नहीं रहेगा, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और इन्फोर्स होगा। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 15 से 18 के थ्रू किया गया हो, यानी कि कोएरिजन के थ्रू किया गया हो, फ्रॉड के थ्रू किया हो, अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू किया गया हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया गया हो, इस किस्म के अगर प्रूव हो जाता है तो ये वाइडेबल है। वाइडेबल क्यों है? ऑप्शन है आपके पास। ठीक, इसके लिए मैंने सेक्शंस स्पेसिफाई कर दिए हैं, नोट्स में आपके पास अवेलेबल होंगे, आप जब जाके घर पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे तो इन सेक्शंस को जहां जहां पे कोई सेक्शन का रेफरेंस आए, जहां जहां पे कोई सेक्शन का रेफरेंस आए तो लॉ को खोल के एक मर्तबा उस सेक्शन को जब पढ़ लेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, बताता हूं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्फोर्स नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे इन्फोर्स होने को क्या कहते हो आप? यानी कि आपने बाइक सेल करनी थी या मोबाइल, आपने आपके फ्रेंड ने आपको मोबाइल ऑफर की कि भाई 50,000 का मोबाइल मुझसे परचेज कर लो। ठीक है, और आपने एग्री कर लिया, आपने मोबाइल उनसे जब लेने गए तो पता चला कि मोबाइल जो था वो लाइट का फ्लैक्चुएशन आया और
जल गया, ठीक है। अब वो रिपेयरेबल भी नहीं है, ठीक है। पहले क्या था कि उन्होंने एग्री, आपने उन्होंने प्रपोज किया, आपने एग्री किया परचेज करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और हमने ये देखा उसको, उसको लीगली वेट करवाया। जब भी कोई डॉक्यूमेंट लीगल रिव्यू के लिए जाता है, लीगल एक्सपर्ट के रिव्यू के लिए जाता है, और लीगल एक्सपर्ट उसके ऊपर जो रिव्यू देता है उसको क्या कहते हैं, लीगल वेटिंग। वी से आएगा, VEET, हाँ वेटिंग, VETTING, वेटिंग, ठीक है। उसको आपने लीगल एक्सपर्ट से वेट करवाया और उन्हें कहा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, वैलिड है, सारे एसेंशियल्स इसमें हैं। अब क्या हुआ, ड्यू टू हिज इनएबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट because of the very fact that the mobile was burnt or was somehow out of order, अब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है कि वो मोबाइल उसी शक्ल में आपको ट्रांसफर करे या अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। जो जो उसने एग्री किया वो काम करने को परफॉर्मेंस कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब उसको अगर आप कोर्ट में भी ले जाओगे तो कोर्ट कहेगी मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बेचारा दे कहां से आपको, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब सर्कमस्टांसेस की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। उसमें ये था कि बैन था ना, अब ये मैंने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 58 56 एक ही में आते हैं दोनों, दोनों में मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। वाइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइड हो, तो बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नंबर 2 क्लासिफिकेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरीके से फॉर्म होते हैं, अब सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, कहता है प्रोमिसेस expressed and implied in so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed। सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर आपने जो प्रॉमिस किया, जो प्रपोजल किया है, वो वर्ड्स में किया है, अब वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, किसी लेटर के थ्रू किया, या ओरली किसी के साथ बैठे हुए और आपने प्रपोज कर दिया कि भाई बाइक परचेज करोगे, मोबाइल परचेज करोगे 70,000 रुपए का, ठीक। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको वर्ड्स के थ्रू प्रपोज करो आप और उनका एक्सेप्टेंस भी वर्ड्स के थ्रू हो, तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर आगे यही सेक्शन पढ़ता है कि इन सो फार एज such proposals or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied। तो सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट्स को दो तरीकों से क्लासिफाई करता है, एक एक्सप्रेस्ड वाले और दूसरे इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वाले कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो वर्ड्स में उसको प्रपोज किया जाएगा और वर्ड्स में ही उसका एक्सेप्टेंस आएगा। आपने किसी को लेटर लिखा अपने दोस्त को कि भाई मेरे पास फला नस्ल की बिल्ली है, ठीक है, और हमने रशिया से मंगवाई थी, 2 लाख रुपए की हम सेल कर रहे हैं, खरीदेंगे आप?
और उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वापस किसे, लेटर के थ्रू ही, बोला नहीं, या बोल दिया हाँ, या कॉल किया आपने उसको और उसी कॉल पे उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये किस्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उठा लें आप, गाड़ी सेल करनी है तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको वर्ड का सहारा हो, जिसका प्रपोजल आप वर्ड्स में करो और उसका एक्सेप्टेंस भी वर्ड में आए, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। जी, वर्ड्स यूज है ना उसमें, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस नहीं होते, कुछ इंप्लाइड भी होते हैं। सेक्शन 9 कहता है, इंप्लाइड को अभी हम डिस्कस करेंगे। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पार्टीज के कंडक्ट से अराइज होते हैं, पार्टीज के बिहेवियर से अराइज होते हैं। क्या नाम है आपका? मनान। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अली। तो हुआ ये कि जो 100 कैंपस के सामने एक घर है कॉर्नर पे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट 100 कैंपस के गेट के सामने एक घर है और वो अली के मामू का है। अली के मामू का है घर और अली ने अपने मामू से वो घर ले लिया। बोले सर आप होते नहीं हैं, आप रहते हैं बाहर, तो ये घर मुझे दे दें और आप रेंट ले लीजिएगा मुझसे, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने में अक्सर देर हो जाती है और मेरा लेट अटेंडेंस लग जाती है। तो अली ने एक ट्रेंड देखा कि इसने देखा यार क्लास में मेजॉरिटी जितने लड़के हैं सबके यहाँ तो बाल नहीं कटे हुए होते, मुंह नहीं धुले हुए होते, दाढ़ियां नहीं बनी हुई होती, शेव नहीं करवा के आते। तो इसने एक अंदाजा लगाया कि यार अकॉर्डिंग टू माय एस्टीमेट जो यूनिवर्सिटी है मेरी, उसमें एक्टिव स्टूडेंट कम से कम 3000 तो आता होगा। ठीक है, इसके एस्टीमेट के मुताबिक कम से कम हर रोज जेबिस में 3000 के करीब तो स्टूडेंट्स आता होगा। सुबह 8 बजे से सेक्शंस शुरू होते हैं और 9:30 बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, एक्टिव स्टूडेंट इतना होगा और सारे के सारे 100 से सामने से जरूर गुजरते होंगे। तो इसको एक पोटेंशियल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नजर आई और इसने कहा कि भाई 100 कैंपस में इस विसिनिटी में कहीं पे भी आपको सैलून नजर नहीं आएगा, है मिला भी तो आपको 2-3 तलवार के करीब ही कहीं पे मिलेगा, तो जहां पे सैलून नहीं। तो मेरा टारगेटेड कस्टमर कौन है? जेबिस का स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी। सर हाकिम भी आएंगे और दाढ़ी बनवा के निकल जाएंगे संडे के दिन। तो इसने क्या किया, वहां पे एक सैलून का सेटअप लगा दिया, एक सैलून बना दिया और सेटअप कर दिया वहां पे, ठीक। और रेट लिस्ट लगा दी वहां पे, 500 रुपए चार्ज करेगा ये बाल काटने के, दाढ़ी बनाने के 400 रुपए, फेशियल करवाने के 1500, 3-4 प्रोडक्ट्स जितनी थी इसने लिस्ट बना के और दीवार पे चिपका दी। ठीक है, नाम बोल। हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने देखा सैलून खुली हुई, यार बाल वाल नहीं बने हुए, आज चला जाता हूं जरा बाल बनवाते। तो हुसैन साहब ने क्या किया, सैलून में एंटर हुआ और जो बाल काटने वाली चेयर होती है उस पे जाके बैठ गया। और जो हेयर ड्रेसर था उन्होंने पूछा सर बाल बनवाएंगे या शेव करवाएंगे? इन्होंने कहा दोनों कर दे। ठीक है, इन्होंने कहा दोनों कर दे, बाल भी बन गए,
दाढ़ी भी बन गई, और जब ये सब कुछ हो गया, इन्होंने सर्विस रेंडर कर दी इनको, ठीक है, सर्विस रेंडर कर दी इनको, और पैसे मांगे कि दाढ़ी के 400, बालों के 500, टोटल आपका बिल बनता है 900, और उसमें एसएसटी भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप हमें 1000 रुपया दे दें, 13% इसमें सेल्स टैक्स का ऐड करते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ये 1000 के करीब अमाउंट बना, तो बिल पकड़वा दिया। मैंने कहा किस चीज के पैसे? कौन से पैसे? पैसे नहीं, तुमने कहा था बेटो के बाल बनाओ, कोई ऑफर तो नहीं थी, कैसे पैसे दूं? तो ये मुकर गया, बाहर निकल गया, झगड़ वगड़ के, और कहा मैं गुंडा हूं, और 4-5 लोग इसके साथ होते हैं हमेशा। ये बेचारा डर गया, इसने कहा कि मैं बाद में इसको कोर्ट ले जाऊंगा, ठीक है। तो बीच में आया ये दूसरा अली, ठीक है। अली ने इसको बोला कि भाईजान क्या कर रहा है, नहीं कर ऐसा, नहीं कर ऐसा, जो अमल तू करके आ गया है, जो अली का सैलून पे तू बाल कटवा के आ गया, सर्विसेज तूने ले ली, अली ने ये सर्विसेज तुम्हें रेंडर की थी विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग पेड। यहां पर एक इंप्लाइड ऑफर थी। इंप्लाइड ऑफर क्या थी? कि भाई तुम आके बैठे, ठीक है, रेट लिस्ट लगी हुई है, सैलून का सेटअप मैंने लगाया हुआ है, मीनिंग आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज दैट आई हैव रेंडर्ड। और जिस टाइम पे तू जाके उस कुर्सी पे बैठा था, तूने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एम्प्लॉय हो गया। तो अली ने, अली क्या, अली सर हाकिम का पढ़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ के गया हुआ था, ठीक है। अली सर हाकिम का पढ़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा हुआ, उसने सर हाकिम से उसने कहा भाई नहीं कर ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट तेरा एम्प्लॉय हो गया, पैसे तुझे देने पड़ेंगे, वरना दूसरा अली कोर्ट में चला जाएगा और जज साहब तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे और तुम्हें इसकी सर्विसेज के पैसे भी देने पड़ेंगे। बोला यार कैसे तू ऐसे खामखा बातें करता रहता है? बोला अच्छा। तो अली ने क्या किया, अली ने कहा चल चलते हैं किसके पास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 70 के पास, ठीक है। वहीं पे इसने पीडीएफ फाइल डाउनलोड की, और भाईजान का नाम क्या था, हुसैन को लेके चला गया सेक्शन 70 के ऊपर। और सेक्शन 70 ने क्या कहा, when a person does something lawfully for another person or deliver something without intending to do the same, graciously or what, gratuitously, receiving, ठीक है, the receiving party is obliged to compensate the former party। तो बोला आप पड़ी कलेजे को ठंडक, अब पड़ी कलेजे को ठंडक के लॉ ने ये कहा कि अगर एक पार्टी आपको कोई सर्विसेज देती है, कुछ आपके लिए करती है, ठीक है, और उसने आउट ऑफ जेनरोसिटी ये नहीं किया, उसका इंटेंशन बीइंग जनरस नहीं था कि फ्री में कर दूंगा, ही वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज। और अब ये लॉ ये रिक्वायर करेगा कि अगर तुमने ऐसा अमल किया है, सर्विसेज ले ली और उसका इंटेंशन वाज टू बी पेड अगेंस्ट द सर्विसेज, लॉ ये कहता है कि तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा अली को।
ठीक, तो क्या हुआ, अली चला गया, इसने ये फिर बात भी अगर इसको समझ में नहीं आई तो अली चला गया कहां पे, कोर्ट चला गया। तो कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 70 का सहारा लेते हुए एक रेमेडी दी, किसको, अली को। कोर्ट ने अली को एक रेमेडी दी और कोर्ट ने कहा कि तुम दोनों के बीच में, क्योंकि एक काजी कॉन्ट्रैक्ट था, काजी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, एक दूसरा नाम है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का। एम्प्लॉयड काजी मीनिंग एज इफ देयर वर ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एम्प्लॉयड थी, एक्सेप्टेंस एम्प्लॉयड था, इसका इंटेंशन वाज टू बी गेट पेड। तो कोर्ट क्या करेगा, एक रेमेडी देगा। ठीक है, जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली क्या है, रेमेडी है एक, जो कि मिलती है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। एक जज अवार्ड करता है अग्रीव्ड पार्टी को, जिसकी कोई चीज किसी और ने इस्तेमाल की है और कंपनसेट नहीं कर रहा। या ऐसे सिनेरियो हमें पेश आते हैं कहां पे, जनरल लाइफ में, कि जब आपके पड़ोसी की हुई ऑर्डर चीजें, उसने पिज्जा ऑर्डर किया, आपके घर डिलीवर हुआ, आप खा गए, उसने पेमेंट ऑनलाइन की हुई थी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप पर आपके पास पहुंचा, आप खा गए, ठीक है, और वो ले गया कहां पे आपको, जज साहब के पास। जज साहब क्या करेगा, जज साहब कहेगा कि भाई कंपनसेट कर इसको, तुमने अनड्यू फायदा उठाया है एक ऐसी चीज का जो किसी और की प्रॉपर्टी थी, कंपनसेट करो उसके लिए। उसने कौन सा वाला पिज्जा मंगाया था, मिसाल के तौर पे 5,000 का बिल था, यू विल हैव टू पे दैट बिल, कंपनसेट करना पड़ेगा उसकी चीज को आपने एंजॉय किया है। या आपका दोस्त कोई घड़ी भूल गया आपके घर पे, आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो ऐसी घड़ी थी कि वो गिफ्ट नहीं कर सकता आपको, ठीक है, रोलेक्स थी बड़ी महंगी वाली, और इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपको गिफ्ट करे, और वो उसके फादर की थी। तो आपने उसको अगर यूज किया है, यू हैव टू कंपनसेट हिम फॉर द यूज ऑफ दैट घड़ी। जज ने डिसाइड किया तो लग जाएगी, ठीक है। तो क्या है ये एक्चुअली एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट था। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, एंड कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या थे, सैलून पे जाने के बाद, सर्विसेज एक्वायर करने के बाद, हर नॉर्मल हर रेशनल इंसान क्या करता है, पैसे देता है। कोई चवली होगा जो कहे कि सर्विसेज लेने के बाद मैं पैसे ना दूं, ठीक। फिर इट अराइजेज व्हेन वन पर्सन विदाउट रिक्वेस्ट render services under circumstances indicating that he expects to be paid for them and other person knowing such circumstances accepts the services। थोड़ी देर पहले सैलून वाली कंडीशन यही थी, नॉर्मल रेशनल बंदे को पता है कि जब बाल कटवाए हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, सारे लोग देते हुए जा रहे हैं इसको, फिर भी इसको समझ में नहीं आई। जब जज साहब ने इसको 2 छितर मारे तो फिर इसको बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या है, आ गया एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट समझ में, ठीक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज अनदर नेम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड इन लॉ which acts as a remedy for dispute between two parties that do not have a contract। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये कंसीडर किया जाएगा एज इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो हमेशा वो इन्फोर्स कैसे होते हैं, कोर्ट को ही आना पड़ता है, कोर्ट ही उस रेमेडी को ऑर्डर करता है। जो हंस रहे हैं उनको ज्यादा समझ में आया है। A quasi contract is a legal obligation, not a traditional contract,
which is decided by a judge for one party to compensate another. यहाँ पे एक टर्म, जब भी ये रेमेडी आती है तो ये एक रेट्रोएक्टिव जजमेंट कहलाती है. रेट्रोएक्टिव जजमेंट टू करेक्ट द सर्कमस्टांसेस. रेट्रोएक्टिव जजमेंट कौन सी वाली जजमेंट होती है? which drives its effect from past. ठीक है, कैसे? कि जो सर्विसेज रेंडर हुई थी पास्ट में हुई थी. अब आप जज साहब के पास आए हो कंपनसेशन के लिए, तो जज साहब क्या करेगा? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको एक रेट्रोएक्टिव, यानी कि एनीथिंग, एनी एक्टिविटी दैट हैज बीन डन इन पास्ट, उसके लिए कंपनसेट हो रहा है. तो इस किस्म की जजमेंट को कौन सी जजमेंट कहते हैं? रेट्रोएक्टिव जजमेंट. ठीक है, कौन सा सर्कमस्टेंस करेक्ट हो रहा है? ही इज बीइंग पेड फॉर द सर्विसेज दैट वर रेंडर्ड टू दिस पर्सन. ठीक है, पर्पस क्या होता है? A person might knowingly or unknowingly give something of value to another without an agreement being made. पास्ट हुआ ना, कल भी तो पास्ट ही है ना, 5 मिनट भी पास्ट ही है. ठीक है, सर्विसेज रेंडर हो गई ना? नहीं ना, इस केस में कह रहे हैं, एम्प्लॉयड केसेस में. ठीक है, उसके बाद इट इज अज्यूम्ड दैट, ये सुने जरा, इट इज अज्यूम्ड दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड पे फॉर इट. यही बात हुई थी. गिव बैक और अदरवाइज कंपनसेट. जो चीज आपके पास आई, या तो सर्विसेज आपने रेंडर जो आपको हुई उसके लिए पैसे दो, पे करो, या जो पिज्जा रॉन्गली डिलीवर हुआ है आपके घर, आप उनके घर पे पहुंचा के आ जाओ. आपका घर था 100, पड़ोसी का 101, उसका पिज्जा था, आपने अगर खा लिया, वापस भी नहीं किया, खा लिया, तो उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. लग सकती है अगर आपने प्लीड किया उसके लिए. आपको कोर्ट वही कुछ देगा जो आप कोर्ट से प्रे करोगे. अगर आपने कोर्ट से प्रे किया कि मुझे कंपनसेट किया जाए, तो सिर्फ कंपनसेशन होगी. आपने कहा कि जो जितना मैंने बिल दिया था वो बिल मुझे वापस हो जाए, 5,000 रुपए के पिज्जा थे. फिर आपने कहा कि मेरे गेस्ट आए हुए थे, उनके सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और फिर जब मेरे गेस्ट बाहर निकले तो इसी बंदे ने, जिसने मेरा पिज्जा खा लिया था, उसने उन गेस्ट को ये कहा कि ये तो बहुत ही बेकार इंसान है. किस तरीके से दोस्ती रख लिया आपने इसके साथ? ये गेस्ट से खाने का पूछ के उनको कुछ सर्व नहीं करता, पानी भी नहीं पिलाता उनको. अब यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट हो गया. अब ना सिर्फ वो उस पिज्जा के बिल की कंपनसेशन इससे डिमांड करेगा, और बोलेगा कि इसने मुझे डिफेम भी किया है. ठीक है, और मुझे 5,000 बिल के और 50 लाख रुपए डिफेमेशन के जुर्माना मुझे पे करे. मेरी मुआशरे में इज्जत कम हुई है, मेंटल एग्नी का शिकार हुआ हूं मैं, मेंटल एग्नी का मैं शिकार हुआ, मुआशरे में मेरी इज्जत खत्म हुई, पड़ोसी मुझे क्वेश्चनिंग आइज से देख रहे हैं. तो जज साहब मुझे 5,000 भी चाहिए, यानी कि 50 लाख और 5,000 रुपए चाहिए कंपनसेशन की मद में. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स देख लें इसकी. बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी आप पढ़ लेंगे. इसके साथ रेफरेंस आर्टिकल मैंने दे दिया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उस आर्टिकल पे ले जाएगा, उसको पढ़ेंगे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये भी आप कर सकते हैं. तभी तो कह रहे हैं एम्प्लॉयड है, बात होना जरूरी नहीं है उसके लिए.
वर्ड्स नहीं आए तभी तो एम्प्लॉय हुआ। आप जाके बैठ गए, कोई बात नहीं हुई, आपने उसको इशारा किया, दाढ़ी बना, क्या हुआ? मोबाइल में थे, मोबाइल ऐसा होता है, आप मोबाइल में थे, उसको देख रहा है, आपके लुक से दिख रहा है कि आप तबाह लग रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, मोबाइल में लगे हो और पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका फाइनल चल रहा है, 2 रन चाहिए एक बॉल पे, बड़ा जो है वो क्रंच किस्म का टाइम है, बड़ा इंटेंस पोजीशन है मैच का। तो आप जैसे ही सीट पे बैठ जाते हो उसको बोलते हो, वर्ड इस्तेमाल हुए, एम्प्लॉयड है ना। वैसे भी सैलून में क्या होता है, बाल होते हैं, बाल कटते हैं आपके, उसके अलावा या जिसने जो सर्विसेज उसमें लिस्ट डाउन की हुई होंगी वही चीजें होंगी, यानी कि आप वन ऑफ द सर्विसेज चूज करोगे ना। तो एम्प्लॉय हो गया आपका जाना वहां पे उस सीट पे जाके बैठना। यहाँ तो फिर उसमें गर्मी हो, ठीक है, आपने कहा रोजा लगा हुआ है मुझे, मैं जाके इसके सैलून में बैठ जाता हूँ, बाल नहीं कटवाऊंगा, वो एक अलग बात है। अब क्योंकि आपने सर्विसेज अपने बोलेगा भाई, हाँ क्या हुआ, क्यों आए हो। अब यहाँ तो आपने सर्विसेज अक्वायर करनी होंगी इससे, या आप चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जरा कंट्रास्ट देख लें दोनों के बीच में। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ओनली इम्प्लाइड इन लॉ। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इम्प्लाइड होते हैं। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। और जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर ऑर्डर्ड बाय अ जज। ऑर्डर्ड क्यों होते हैं, बेसिकली ये यूज होते हैं एज अ रेमेडी, ठीक। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आर इनिशिएटेड बाय 2 पार्टीज। उसके अलावा जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तभी कोर्ट बीच में आता है, देन वो वहां पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि इन्फोर्स भी होता है बाय लॉ। इसकी इन्फोर्सिबिलिटी का मसला आता है तो फिर आप, अब इसकी टाइप्स हैं, अब इसकी टाइप्स कह लो या वो सर्कमस्टांसेस कह लो जब जब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आपका शैल कम इनटू प्लेस। वो कहां से कहां तक है, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। अब यहां पे वो सारी कंडीशंस बताई गई हैं व्हेन अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट शैल कम इनटू एक्शन और प्लेस, ठीक है। जो कि आप क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे, और इसी के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट क्लास में हमारी क्विज नहीं होगा, समरी होगी, ठीक है। क्लास पार्टिसिपेशन के लिए आप क्लास में बैठ के और इसके ऊपर कमेंट्री करोगे, और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक हुआ। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अब इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। Executed contracts when both the parties have fulfilled their obligation, both the parties has performed their part of contract, ठीक है। ये क्या था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। आपने बाइक सेल करनी थी 70,000 के एवज, बाइक आपने हैंड ओवर कर दी, 70,000 आपने मिल गए आपको, कॉन्ट्रैक्ट एग्री, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्जीक्यूट हो गया, आपने अपना पार्ट जो था वो परफॉर्म कर दिया, भाई ने 70,000 देके अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस रहती हो, ऑब्लिगेशन एक साइड की रहती हो, परफॉर्म करना बाकी हो, ठीक है। आपने क्या कहा कि भाई मुझे तुम जो है वो, मुझे दूसरी बाइक लेनी है, पैसे अभी दे दो, मैं दूसरी बाइक मेरी डिलीवर हो जाएगी
यहाँ गाड़ी मेरी डिलीवर हो जाएगी 5 तारीखों को, 5 तारीख को मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर दूंगा। 17,000 रुपये कम पड़ रहे हैं दूसरी गाड़ी में, तो वो मुझे दे दो, ठीक है, और 5 तारीख को मुझसे ये गाड़ी अपनी लेके चले जाना। तो अब आपने तो अपनी ऑब्लिगेशन दे दी, भाईजान की तरफ से बाइक हैंड ओवर करना रहता है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना बाकी है, एग्जीक्यूटरी है, कुछ पार्ट उसका कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए रहती है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पार्टीज, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे 2 पार्टीज हैं, whenever there will be 2 parties into a contract, the contract shall be known as bilateral, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टीज, पार्टीज 1 हैं 2 हैं, 2 पार्टीज होंगी तो बायलैटरल कहलाएगा। एक ने बाइक ऑफर की, देखिए पार्टीज तो 2 ही बनी ना, अब वो एक पार्ट जो है वो प्रॉमिसी जो है 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फर्म के साथ जो आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स कितने हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो बायलैटरल ही कहलाएगा, 2 पार्टीज के बीच में हुआ, ठीक। उसके अलावा यूनिलैटरल, क्या आपने कहा जिसमें एक पार्टी कमिटेड हो, आपने अखबार में दिया कि भाई मेरा एक बैग है जो फला फला जगह पे मैं बैठा हुआ था, गुम हुआ है, जो भी मुझे ये बैग पहुंचाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आपने ऑफर दे दी, कमिटमेंट अभी किसकी स्टेब्लिश हुई, सिर्फ आपने कमिटमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया। पार्टी अभी सिर्फ सिंगल पार्टी है, यूनिलैटरल, ठीक है, और दूसरी पार्टी की कमिटमेंट तब एस्टेब्लिश होगी जब बैग मिलेगा, जब बैग देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाएगा। आपने अखबार में ऑफर दे दी जनरल, जो बाइक बैग लेके आ जाएगा आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो गया, एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, यूनिलैटरल, ठीक है। अभी सिर्फ एक कंपनी की, एक पार्टी की कमिटमेंट स्टैब्लिश हुई है। एक टॉपिक हमारा रह गया आज, वो कौन सा था, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा कौन से डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, किसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, हाँ, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉन्टीजेंट इवेंट, ठीक है, कॉन्टीजेंसी के ऊपर ये डिपेंड करेंगे। वो इवेंट अकर होगा जैसे कि इंश्योरेंस, ठीक है, आप बीमार होंगे तो अगली पार्टी अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी, आपको मेडिकल कवर मिलेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा फिर ही, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस का कवर मिलेगा,